नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे मेरा एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की पीवाईक्यू की क्लासेस का होता है। इस पीवाईक्यूज का मतलब है कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपको वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपके एक एग्जाम में आए हुए हैं। वो एग्जाम कौन सा है? वो ग्रुप डी का एग्जाम है। और आज हम जो शिफ्ट करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं? 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट को करने वाले हैं और शिफ्ट नंबर होगी 3rd। ठीक है, तो आज हम कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं? 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3rd को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लेके आया गया है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहेगा, क्योंकि ये यूजफुल रहने वाला है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। और उस बैच का नाम है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच को पढ़ाने वाला हूं मैं। और इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही पढ़ाने वाला हूं। और ये बैच जो रहेगा वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। और दूसरी बात, ये बैच आपको केवल 99 रुपए में मिल रहा है। कितने में? 99 रुपये में। इसके अलावा ये बैच मिलेगा कहाँ पे? तो आपके लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आप प्ले स्टोर पर जाकर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सर्च करेंगे, उस वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा हमारा बैच जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, मात्र 99 रुपए में। और अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो डेमो क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। जैसा कि आपको ये यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको ये क्लासेस भी मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको डेमो में बताया है कि मैं किस तरीके से कंटेंट को पढ़ाने वाला हूँ, कैसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी कीजिए, डेमो भी देखिए, डेमो के बाद में आप बैच लीजिए जो कि है मात्र 99 रुपए में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। त्रिषा शर्मा, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कहता है भाई? कहता है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है। यानी हमें क्या बताना है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वेस्ट मटेरियल क्या है। तो यहां पे आपको सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो आपको पता है कि पत्ती क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। और फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो आपको एक बात मालूम होगी, फोटोसिंथेसिस में पत्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है, यानी रिसीव किया जाता है। और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। अब कोई भी चीज बाहर कब की जाएगी? जब वो उसके लिए क्या हो? वेस्ट हो। हम भी किसी भी चीज को बाहर कब करते हैं? जब वो हमारे लिए वेस्ट हो। तो आपसे यही पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वेस्ट मटेरियल क्या है? वो वेस्ट मटेरियल है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन लोगों ने डी बताया, हाँ जी बिल्कुल त्रिषा शर्मा, डी आंसर बिल्कुल सही है। महाकाल की लाडली, गुड इवनिंग। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता है कि एक रासायनिक समीकरण होता है, आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन में तीर का सिरा होता है। तो तीर भी होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हम लोग क्या करें कि मैंने एक अभिक्रिया कराई किसकी? ग्लूकोज की, C6H12O6 की, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। और यहां पे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब क्या कह रहा है? तीर का सिरा। अब आपको मालूम है यहां पे जगह नहीं थी, नहीं तो मैं सीधे लिखता। तो ये तीर का सिरा किसको बता रहा है? जो हमें मिला है, यानी हमें प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं उसकी बात कर रहा है। तो तीर का सिरा किसे बता रहा होगा? केमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की बात करेगा। तो उत्पाद की यहां पे वॉइस कम आ रही है। चलिए देखते हैं एक बार। अब ठीक आ रही है? चलिए, तो यहां पे क्या आंसर होगा इसका? यहां पे मैंने बता दिया कि हमेशा तीर का जो सिरा है वो कहां होगा?
एक प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसकी ओर होगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्या कहता है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थर्ड यहाँ पे बोल रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र है, उसकी खाद्य श्रृंखला जो होती है उससे होने वाली ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित कुछ कथन हमें नीचे दिए गए हैं। हमें बताना है गलत कथन कौन सा होगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है, क्या कहता है पता नहीं, वह हम बाद में पढ़ेंगे। आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमें किसके द्वारा एनर्जी मिलती है, सन के द्वारा। मान लीजिए सन के द्वारा हमें जो एनर्जी मिली, कितनी मिली, 100% मिलती है। अब वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, वो पेड़ होते हैं, ठीक है। किसको मिलती है, सबसे पहले ये ट्री को मिलेगी। अब ट्री के बाद में हमारा क्या आएगा, इसके बाद में आएगा आपका प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। जब भी कोई भी एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो हमेशा 10% ट्रांसफर होती है। ये बात आप याद रख लेना कि पहले 10% होगी, फिर उसके बाद फिर 10% होगी, तो यहां पर एनर्जी का जो स्तर है वो कम होता चला जाएगा। ये बात आप याद रखना कि हमें सन के द्वारा, जैसे ट्री को जो एनर्जी मिलती है सन के द्वारा 100% आई, ट्री के द्वारा दूसरे को जाएगी वो 10% जाएगी, 10% से आगे बढ़ेगी तो 10% का 10% कितना होगा, 1%, 1% का 10% कितना होगा, 0.01%। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। कहता है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता हैं। तो यहां पर यह बात सही है कि जो उत्पादक नहीं है, उत्पादक कौन होगा, उत्पादक हमेशा पेड़ होगा, ठीक है। यहां पर जो अगर उत्पादक वो चीज नहीं है तो वो हमेशा उपभोक्ता होगी, वो कंज्यूम कर रही होगी। तो पेड़ को खाने वाला कंज्यूमर। तो यहां पर ए हमारा क्या है, सही है। बी कहता है कि एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, यानी कोई अकेला जीव है। तो यहां पर आपको यह बात पता होना चाहिए, मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं, मल्टीपल जगह से प्रोडक्ट को ले सकता है। यह भी बात सही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही पेड़ से खाऊंगा, मेरा भाई मन है तो मैं आम भी खाऊंगा, मेरा मन है मैं सेब भी खाऊंगा। तो मेरे पास में मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो बी हमारा सही है। सी क्या कहता है, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसे उतनी ही कम ऊर्जा होती है। तो यहां पर बोल रहा है कि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होगी। ये बात यहां पे सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि जीव का जो पोषी स्तर हो जितना निम्न होगा, अब पोषी स्तर का मतलब क्या है, ट्रांसफर तो यहाँ पे 10% हो रहा है भाई, उसका जितना स्तर है उतना ही तो ट्रांसफर लेगा, उतना ही तो एनर्जी लेगा, तो उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये निम्न स्तर पर ऊर्जा जा रही होती है, ये बात सही है। डी कहता है खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी खाद्य जाल होता है वो खाद्य जाल आपका 5 स्तर तक हो सकता है। तो भाई 2 है या फिर 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या है, 5 तो 2 से ज्यादा ही होते हैं। तो डी हमारा सही है, हमें गलत कथन बताना था, इसलिए यहां सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कहता है 4, पढ़ो, आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहां पे कि किसका क्वथनांक सर्वाधिक है। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, पानी होता है, पानी का अगर मैं पानी को गर्म करता हूं तो पानी एक टाइम पर उबलने लगता है। तो किस टाइम पर, जब हम टेम्परेचर उसको कितना दे दें, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें तो यहां पर पानी उबलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से क्या है, इन सभी का भी बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पर वो उबलने लगते हैं। तो वही पूछा जा रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, तो लगभग होता है 2850 डिग्री सेल्सियस पर। जहां पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड 2850 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में LiCl है। तो ये कितना है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1382 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब आपके पास में है CaCl2। तो इसका कितना होता है, तो दिमाग लगाना, ये याद करने होते हैं। तो 1935 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमारे पास में बचा NaCl। तो NaCl का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 14-13 डिग्री सेल्सियस होता है।
हमसे क्या पूछा है, सबसे ज्यादा किसका है, दिख रहा होगा सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है ऑप्शन नंबर ए, कितना है 2850 डिग्री सेल्सियस। तो CaO का सबसे ज्यादा क्या होता है, क्वथनांक होता है। और यहां पर ये इसी को, इस CaO को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और यहां पर एक बात और याद रखना कि जब भी कोई भी बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। क्या होगा, उसका बॉन्ड मजबूत होगा। यानी यहां पर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत अधिक मजबूत होता है। भाई बॉन्ड नहीं टूट पा रहे हैं उनके अंदर, तभी तो वो क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। गुरुजी प्रणाम, मैंने आपका साइंस का कोर्स ले लिया है गुरुजी, केमिस्ट्री की वीडियो नहीं डाली है क्या जी। तो बेटा मैं आपको बता दूं विवेक, कि हमारे यहाँ पे जो पहली फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो फिजिक्स की क्लासेस आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। जैसे ही फिजिक्स की कंप्लीट होगी उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमने अभी जो डेमो के रूप में आपको दिया है वो बायो का वीडियो दिया था, इसके अलावा फिजिक्स का दिया था। और फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जहां पर आपको 4 से 5 क्लासेस अब तक मिल चुकी हैं। आगे भी आपको क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास होती है शाम को 4 बजे, ये बात आप याद रख लेना, नोट कर लेना। सोमवार से शुक्रवार ये क्लासेस रहेंगी, 4 बजे ये क्लासेस रहती हैं। और ये साइंस स्पेशल बैच है जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे क्या बता रहा है, चित्र दिया गया है, ठीक है, दिया गया है एक प्रकाशिक उपकरण है। तो ये बीच में जो एक्स टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक प्रकाशिक उपकरण है, ठीक है। एक्स वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब, यानी ये क्या है, ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पीछे, किसके पीछे, इस लेंस के या इस आयनिक प्रकाशिक उपकरण के पीछे की तरफ में बन रहा है। और वो प्रतिबिंब बना है कैसा, CD बना है। आपको एक बात यहां पर दिख रहा होगा कि हमारी वस्तु छोटी थी और यहां पर वस्तु कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और इसके अलावा हमारी वस्तु कैसी है, बड़ी बन रही है। और कहां बन रही है, पीछे की ओर बन रही है, यानी दर्पण के पीछे बन रही है। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि जब भी दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, तो वो हमेशा हमेशा अवतल दर्पण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग गौरव मेहता। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब भी, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, वस्तु कैसी थी, छोटी थी, लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो बड़ा बना है। और अगर बड़ा बन रहा है उसके अलावा कैसा है, सीधा बना है, जैसी वस्तु थी वैसा ही सीधा बना है। दूसरा आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पीछे की ओर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हमारे पास में कंडीशंस क्या बन गई कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा है, सीधा के अलावा कैसा है, आभासी है, यानी वर्चुअल है। और वर्चुअल के अलावा हमारे पास में जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, बड़ा है। तो ये बड़ा बना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और ऐसी एक कंडीशन अवतल दर्पण में होती है जहां पे वो वर्चुअल बनता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे कहता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है इनमें से किसी को। यानी हमारे पास में प्रकीर्णन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होती है कि हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे कण होते हैं। और ये छोटे छोटे कण से जब प्रकाश की कोई किरण निकलती है तो क्या होगा, इसकी स्कैटरिंग हो जाती है और प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसकी वजह से वो जिस कलर में ज्यादा फैल रही होती है वहां पर हमें वही कलर दिखाई देता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर नीले कलर में फैल रही है तो हमें नीला कलर दिखता है, अगर लाल कलर ज्यादा फैल रहा है तो हमें लाल कलर दिखता है। तो आपको आसमान का जो रंग दिखता है ना, वो किस वजह से दिखता है, इस प्रकीर्णन की वजह से, इस स्कैटरिंग की वजह से। तो आपसे पूछा जाए कि इस स्कैटरिंग के बारे में बताने वाले कौन थे, तो वो थे CV रमन।
और इसी को क्या बोला गया, रमन इफेक्ट बोला गया, रमन प्रभाव बोला गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु या फिर कोई हमारा जो आसमान है, ये जो कलर है इसका कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किस वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। आपको कभी कभी आपको बादल जो है ना लाल कलर के दिखते होंगे, तो किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। आपको सूर्य का रंग लाल दिखाई देता होगा जब सूर्य उग रहा होता है और जब सूर्य छिप रहा होता है। दोनों ही कंडीशन में स्कैटरिंग होती है, जहां पर जिस कलर की स्कैटरिंग हो जाती है वही कलर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है क्या तारों का टिमटिमाना, क्या तारे में हमें कलर दिखाई दे रहे हैं। जब कलर की बात नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके अकॉर्डिंग समझाया नहीं जा सकता है। किसको समझाया जा सकता है, सूर्योदय के समय सूर्य का निकलना, यानी उसका लाल होना। जब भी हम लाल रंग का यूज करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा सिग्नल के लिए हम लाल रंग का यूज करते हैं, खतरे की घंटी होती है वहां पे हम लाल रंग का यूज करते हैं, एम्बुलेंस में हम लाल रंग का यूज करते हैं, और उसके अलावा आसमान का जो नीला रंग होता है यहाँ पर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आसमान में स्कैटरिंग हो जाती है। तो इसका मतलब जो है तारों का टिमटिमाना जो है प्रकीर्णन का एग्जाम्पल नहीं है। तो दिमाग आएगा कि यार प्रकीर्णन का नहीं है तो किसका है। अब ये दिमाग लगाओ। तो याद रखना ये प्रकीर्णन का तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अपवर्तन का एग्जाम्पल बताओ तो आप तुरंत आंसर बता सकते हो कि जो हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो किस वजह से दिखाई दे रहे होते हैं, अपवर्तन की वजह से। यानी जब हमारे पास में पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, 5 परतें हैं। जब यहां से प्रकाश आ रहा होता है तो ये झुकता है, अपने यहाँ पे क्या होता है, ये सीधा आएगा लेकिन झुकेगा। झुकने की वजह से नॉर्मल की ओर झुकता है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, और जब डेंसिटी बढ़ रही होती है तो नॉर्मल की ओर झुकता चला जाता है। और 5 लेयर हैं हमारे पास में, 5 लेयर को पार करेगा तब हमें दिखाई देगा। तो वो लेयर जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर, थोड़ा बाहर, फिर अंदर, थोड़ा अंदर, इस तरीके से आता जाता है और इस तरीके से हमें वो टिमटिमाता नजर आता है। बिल्कुल गौरव मेहता और त्रिषा शर्मा, सी आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है भाई 7? कहता है कि एक चालक है, बिल्कुल है, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। चलिए ठीक है, एक कोई चालक होगा, मान लीजिए हमारे पास में चालक मतलब कोई वायर है, और इस वायर को हमने क्या किया, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया है। यही तो अभी तक बोला गया है। क्यों, यही तो बोला है कि 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको संयोजित कर लिया। आगे मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या है, B1 है। तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर क्या है, B1 है। तो यहां पे जो विभवांतर जा रहा है इस सिरे पर वो क्या है, वो B1 है, यानी बैटरी के वोल्टेज के कारण। ठीक है। इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर अब मैंने क्या किया, मैंने इसको क्या किया, इसी वायर को अब मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया। पहले 6 वोल्ट की बैटरी थी, अब कितने की है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर जो विभवांतर है वो क्या है, वो V2 हो जाता है। यही तो बोल रहा है। तो V1 बटे V2 का मान क्या होगा, बताओ। सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलता है। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कौन से खरीद रखे हैं, ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर है, और मैं आपको डेट वाइज बता रहा हूँ, शिफ्ट वाइज बता रहा हूँ कि 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट कौन सी करा रहा हूँ, ये भी तो मैं भूल गया हूँ भाई, आपको बता दूं मैं। हम 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड को कर रहे हैं। ठीक है, 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड को कर रहे हैं। आप जाकर ग्रुप डी के पेपर को देखिए, जो 2022 में जो पेपर हुए हैं उनकी बात की जा रही है, वही पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, और मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूं, आपको यहाँ पे पूरा बता रहा हूं कि कौन सी शिफ्ट में आ रहा है, कौन सी डेट को आया है, पूरी पूरी बातें चल रही हैं। फिर भी अब आपसे यहाँ पे बोला गया है कि V1 बटे V2 का मान बताइए। तो बैटरी के वोल्टेज जो होते हैं उसके बराबर ही विभवांतर लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि V1 बटे V2 को अगर मैं करूं तो बैटरी कितनी है हमारी, ये तो 6 वोल्ट की है। ठीक है भाई, विभवांतर तो 6 का होगा। V2 कितना है, यहाँ पे बैटरी 9 वोल्ट की है, तो विभवांतर यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा। तो 6 बटे 9 कितना होता है भाई, काटो, काटना तो सबको आता होगा ना, 2/9।
3 हो जाएगा। यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बताओ त्रिशा इनको। इतना बता दो कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या नहीं है। तुम तो शुरू से जुड़े हो, अब तो बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। एक वायर था, उसको पहले 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, फिर उसको 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। यहाँ पे विभवांतर याद रखना, जब भी किसी भी बैटरी का जो विभवांतर होगा वो V1, यहाँ पे V1 दिया है, उसका क्या दिया है, उसका दिया है V2। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला है कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर ही विभवांतर होता है। तो हमने वही किया, तो B1 बटेल B2 ले लिया, विभवांतर हमने ले लिए जो कि हमारे पास में बैटरी के वोल्टेज थे। तो 6/9 किया, 2/3 हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई आशी है, ठीक है, अपना कपड़ा साफ कर रही है, तो कपड़े को साफ करते हुए उससे हो जाती है गलती। तो सबसे होती है, और गलती में होता क्या है कि वो डिटर्जेंट के स्थान पर कोई ऐसा विलयन ले लेती है, उसे पता नहीं क्या है ये, उसका उपयोग कर लेती है। डिटर्जेंट का यूज नहीं किया, उसने यूज किया है किसका, कोई ऐसा विलयन जिसके बारे में उसे आइडिया नहीं है। तो उसके जो कपड़े होते हैं ना, वो फीके पड़ जाते हैं, उसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। तो वो विलयन कौन सा हो सकता है, कौन सा ऐसा है जो आपके कपड़ों को साफ करने की जगह पे उनका रंग उड़ा देता है। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, जल्दी से बताइए। सर हम भी ग्रुप डी का ही बात कर रहे हैं भाई। रोहित भाई, थोड़ा सा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आरआरबी की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो, सारे और जितने भी पेपर हुए हैं सबको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जब आप डाउनलोड करो तो आपको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप बुक के ऊपर रहें कि ये बुक है वो बुक है, मैं आपको केवल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तो आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाइए, वहां से ग्रुप डी के पेपर को डाउनलोड करिए, चीजें आपको वहां मिलेंगी भाई। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए हमसे क्या कहा जाता है। आपने जब कपड़ा खरीदा होगा, तो कपड़ा खरीदने पर आपको एक नीचे की तरफ में नोट टाइप का लिखा हुआ मिलता है, हर कपड़े के नीचे लिखा आता है। और उसमें लिखा होता है क्या, कि इसमें ब्लीच का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्लीच का यूज कर लिया ना, तो ये क्या करेगा, ये आपके रंगीन कपड़े को उड़ा देगा। जिस जगह ब्लीच गिरेगी उस जगह रंगीन कपड़ा फीका पड़ जाएगा। यहां पर ये एक प्रकार का मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर होगा। हाँ जी, इनको अगर हम सफेद कपड़ों को साफ करने के लिए करें, तो सफेद कपड़ों के लिए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्हाइट को वही कितना फीका करेगा। ठीक है, व्हाइट को क्या फीका करेगा, व्हाइट ही रहेगा वो। लेकिन अब अगर रंगीन कपड़े धो दिए तो ये रंग फीका कर देगा। इसलिए आंसर क्या होगा, सी होगा। फैंस करण भाई राम राम, गौरव मेहता बिल्कुल, त्रिषा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में हमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9 से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच लेके आया गया है, जो कि है आपका साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच की खासियत क्या है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप कहोगे क्या खासियत है, सभी पढ़ाते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। क्या ये भी खासियत नहीं लग रही होगी? लेकिन एक खासियत आपको जरूर दिखेगी, कि मैं आपको केवल 99 रुपए में पढ़ा रहा हूं भाई। इससे बड़ी खासियत नहीं हो सकती कि 99 रुपए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ने को मिल रहा है। और ऐसा मिल रहा है कि आपको किसी अदर के लिए, आपका अदर चीजों के लिए पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे के लिए ही पढ़ाया जाएगा, आपको रेलवे, एसएससी, टीचिंग या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जल्दी करिए, इस बैच को 99 रुपए में आप खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदना कहाँ पे है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारी एप्लीकेशन, जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। जाइए डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप स्पेशल बैच को खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपए में, जिसमें मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जिसमें फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, 4 टॉपिक हो भी चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता भाई? 9 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, बोल रहा है कि मेरे पास में क्या है, ये C6H12O6। भाई ये क्या होता है, ये तो ग्लूकोज है। 6O2, O2 का मतलब ये तो ऑक्सीजन है।
क्या मिला इससे? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। और H2O क्या है? ये तो ये हमारा वाटर है, ये तो पानी है, और इसके अलावा एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कैसी अभिक्रिया है, इसका कुछ नाम तो होगा। कैसी अभिक्रिया है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे पास में होती है क्या? सेल। क्या होती है? सेल। और इस सेल में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अलावा हमारे पास में पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा क्या जाता है वो मैं पहले बता दूं कि ये आपका पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे होती है रेस्पायरेशन प्रोसेस, या फिर कहेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन। यानी सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसे कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन मिलती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, और वेस्टेज के रूप में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल मिलती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर निकल के जाती है जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं। तो श्वसन क्रिया में अब कहता है ना कि ऑक्सीजन ग्रहण की, हमने सारी गैसेस ली, ऑक्सीजन फिल्टर हुई, कहाँ गई? ब्लड में। ब्लड से कहाँ गई? सेल में। सेल में क्यों गई? क्योंकि वहां ग्लूकोज है। ग्लूकोज मिलने ग्लूकोज के साथ में आपकी ऑक्सीजन मिलता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है हमारे एक्सेल में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये कैसी प्रोसेस है? ये रेस्पायरेशन प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर बी। भाई रोहित, बाकी के जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको आंसर दे सकते हैं अच्छे से। ये कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, सब आपको बता दिया जाएगा। बाकी का आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं फिर वही कहूँगा कि आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में एक बुक है जिसका नाम है ग्रुप डी 2022। तो आप यहाँ पे जाके इस बुक पे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी यार भाई हर चीज़ को देख के पढ़ा रहे हैं। हर चीज़ को देख कर ही यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन बना थोड़ी रहा है कोई घर पे। ये सब डाउनलोड किए गए हैं, आरआरबी की वेबसाइट है, सब कुछ मिलता है। ये पूरा आपको सोशल मीडिया सब कुछ बता सकता है, फिर भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। भाई डेट बता रहा हूं फिर भी। 1 सितंबर की डेट पर जाइए। 1 सितंबर 2022 पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे शिफ्ट थर्ड होगी, और शिफ्ट थर्ड को डाउनलोड कर लो। मिल जाएंगे सब। कौन सा पता नहीं कौन सी शिफ्ट थर्ड, आपको यही नहीं पता कि हमें क्या डाउनलोड करना है क्या नहीं करना है। चलिए, एटीपी के टर्मिनल होते हैं, बात समझ में आ रही है? एटीपी होता क्या है? जो हमें अभी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या मिली है? एटीपी में एनर्जी हमें प्राप्त हुई है। अगर इसके एक टर्मिनल को तोड़ना है, क्योंकि इसमें क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि इसमें 3 फॉस्फेट हैं। अगर मुझे एक का टर्मिनल को तोड़ना है, एक फॉस्फेट को तोड़ना है, तो यहाँ पे एनर्जी उत्सर्जित चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कितनी होती है? वो ही एनर्जी होती है आपकी 30.5 किलो जूल पर मोल। तो आपको एटीपी का फॉस्फेट को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी टर्मिनल तोड़ा जाता है तो हमेशा एनर्जी बहुत चाहिए होती है, बड़ी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। तो आपसे यही पूछा गया है कि अगर मैं एटीपी में से एक फॉस्फेट को अगर तोड़ दूं, यानी एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करूं, तो क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कहता है? हाँ जी बिल्कुल त्रिषा शर्मा, बी आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है भाई? जब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो। अब दिमाग लगाना, चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है? उत्तर की ओर। ये क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र। और उत्तर मेरा कहां पर है? ऊपर। तो मैंने कर दिया ये। और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा कहां जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व कहां पे? मान लीजिए पूर्व कहां है? ये पूर्व आपका इस साइड होगा।
तो पश्चिम किस साइड होगा, ये होगा। तो ये होगी आपकी धारा यानी करंट, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो मुझे क्या बताना है, तो चालक की दिशा बतानी है, चालक किस ओर जाएगा। तो यहां पे काम क्या करेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा तो हमेशा याद रखना कि जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां मेरी इंडेक्स फिंगर होगी। क्या होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां हमेशा इंडेक्स फिंगर होगी। अगर मैं उत्तर की ओर बात कर रहा हूं, चलिए नॉर्मल बात करूं कि हमारे लिए पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है। तो उत्तर की तरफ में अगर मैं ये कर रहा हूं तो यहां के क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आपका ये हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला उसने, पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर में आपका चालक होगा यानी धारा होगी। तो पूर्व क्या है हमारा, पूरब इधर है, तो मैं इसको इस साइड कर सकता हूं। तो जैसे ही ये इस साइड होगा तो धारा कहां जा रही है, धारा जा रही है नीचे की ओर। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो चालक की दिशा होगी वो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय क्षेत्र को इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर हमेशा याद रखना ये किसको, करंट को रिप्रेजेंट करती है, और आपका अंगूठा चालक की दिशा को। तो हमसे यही पूछा गया है कि अगर उत्तर इस साइड में है तो उत्तर ये गया, ठीक है, और पूरब इस साइड में है तो धारा की दिशा होगी ये। और तीसरा जो है चालक की दिशा कहां होगी, क्योंकि ये तीनों 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो चालक हमेशा नीचे की ओर जाएगा। तो ये एक बाएं हाथ के नियम से बताया जाता है, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहां पर है भाई, नीचे की ओर। रोहित पाल, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका साइंस 25 नंबर का रहता है, ठीक है। बाकी के आपके जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो भी 25 नंबर के आसपास रहती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। ये एनटीपीसी नहीं है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें से 10 या क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, बाकी सब जीएस रहेगा। लेकिन ये बता दूं ये सब पोर्शन अलग अलग है। हाँ जी, डी क्यों होगा, लेफ्ट नहीं होगा, मैंने बताया कि जब बोला, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब ये तीनों इस तरीके से हों कि ये तीनों 90 डिग्री के एंगल पे हो। ये 90 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, और अंगूठा और मिडिल फिंगर भी 90 डिग्री बना रहे हैं। इसने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र कहां पर है, उत्तर की ओर, और मेरा उत्तर कहां पर है, इस साइड। तो मैंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र ले लिया इस साइड। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि धारा की दिशा तो पूरब में है, तो मैंने पूरब को इस तरीके से किया। और जैसे ही मैंने ये सब किया तो मुझे चालक की दिशा पता चली, चालक की दिशा नीचे की ओर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कहता है 12, हमारे पास में 1 सेंटीमीटर का क्या है, 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अवतल दर्पण की बात कर रहा है, कैसा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तो ऐसा होता है। ऐसा कैसा होता है भाई, इसमें जब तक दर्पण कब बनेगा, जब तक इस पे पॉलिश ना हो। पॉलिश किस साइड करूं, अंदर की साइड, बाहर की साइड। तो अवतल दर्पण में हमेशा बाहर की साइड में पॉलिश की जाती है, कर दी पॉलिश। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये क्या है, ये एक्सिस होती है, और एक्सिस होने के बाद मेरे को पता चला कि 1 सेंटीमीटर की वस्तु है, कहाँ रखी गई है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। सबसे पहले पता होना चाहिए इसकी फोकस दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर बता रहा है। तो फोकल लेंथ हमारे पास में पता चल गई कितनी, 16। ठीक है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, कितनी दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख दिया है। ये रखी है वस्तु, और वस्तु को मैंने ले लिया रेड साइड से, ठीक है। ये ले लिया 1 सेंटीमीटर की ये वस्तु है, इतनी बात हो गई। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा और इसकी ऊंचाई कैसी होगी। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास में क्या क्या दिया है, देखो फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 16। और याद रखना इसमें साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास क्यों नहीं होती हैं, तो भाई रेगुलर क्लास ही होती हैं,
कभी कभी कुछ चीज़ें टेक्निकल इश्यू भी आ जाते हैं, कभी ऐसे इश्यू भी आ जाते हैं जिससे क्लासेस रुक जाती हैं। बाकी क्लासेस रोजाना होती हैं, या आप अदर क्लासेस देख सकते हैं। इतने सारे हमने वीडियो बना दिए हैं, लगभग 30 से 35 वीडियो पहुंच गए हैं। रेगुलर क्लास होती है तभी तो पहुंच गए हैं, नहीं तो हम होते एक पे। एक साइड आपका राइट का है, एक साइड आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला जो सिरा होता है वो माइनस में होता है, इसलिए फोकल लेंथ आपकी माइनस में है। ठीक है, मेरे को क्या दिया गया है, एक तरफ u दिया है। u कितना है, जो कि वस्तु की दूरी है, कितनी है, 24 सेंटीमीटर। लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता है, क्या करेंगे, निकालेंगे। तो निकालो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/u प्लस का 1/b, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, अब यहां पे फॉर्मूला का यूज कर लो। f मुझे दिया है, हाँ जी दिया है, कितना है, माइनस का 1/16, ये हो गया माइनस का 1/16। u कितना दिया है, u हो गया आपका माइनस का 1/24, माइनस 1/24। b की वैल्यू पता नहीं है, पता करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो जैसे ही हम इस साइड ले जाएंगे तो 1/b जो हो जाएगा, यहां पर माइनस का 1/24 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1/24 होगा। ठीक है, और माइनस में क्या था, 1/16। एलसीएम लेंगे, सभी जानते हैं यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, क्योंकि भिन्न है, इनको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एलसीएम। कितना आएगा, 48। तो 24 टू जा होते हैं 48, 16 कितने, 16 3 जा होते हैं 48, तो ये हो गया 2 माइनस का 3। क्या आया, माइनस का 1/48 आ गया। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा, क्या ये बी की वैल्यू है, तो ये वी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये माइनस, अब ये क्या है, 1/b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 48 सेंटीमीटर। आ गई b की वैल्यू, यानी वस्तु जो होगी वो माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड होगी, और कितना है, 48 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया, माइनस का मतलब है कि वस्तु की जो दूरी है वो क्या होगी, ये माइनस का मतलब ये क्या बता रहा है कि ये उल्टी होगी या सीधी होगी, तो आपको बताओ क्या होगा, ये उल्टी इमेज होगी। ठीक, अब हमें क्या बताना है, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई के लिए अब क्या करेंगे, तो यहां मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो भाई ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर b/u। प्लस होगा या माइनस होगा, तो याद रखना ये प्लस में होते हैं जब हम दर्पण की बात करते हैं। ठीक है, जा सकते हो आप। ठीक है, अब आपको देख लीजिए, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 48, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 16, u की कितनी है, माइनस का 24। कितना आया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 2। जब भी मैग्निफिकेशन 2 आएगा, मैग्निफिकेशन कितना आया, 2 आया है, तो वस्तु कैसी होगी, वस्तु तो बड़ी होगी, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया है। हमसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, और ये उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आया समझ, नहीं आया है तो फिर बता देता हूं। देखो, 1 सेंटीमीटर की वस्तु है, ये गई, कितनी दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर है, और यहाँ पे इसकी फोकस दूरी कितनी है, वो 16 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पर पूरा चित्र बना दिया। फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। यू क्या है, वस्तु की दूरी कितनी है, 24, लेकिन लेफ्ट साइड है, तो माइनस कर दिया। बी क्या है, पता नहीं है, पता ही नहीं है क्या है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा होता है, इसे कहते हैं दर्पण फॉर्मूला। क्या होता है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/b। बस वैल्यू को पुट किया है तो 1/b की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद में b की वैल्यू यहां से पता चल जाती है। ठीक है, जैसे ही b की वैल्यू पता चलती है, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जहां पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चलता है। तो यहां से b/u लगाया, b की वैल्यू u की वैल्यू दोनों लगाई, तो हमारा आंसर आ गया 2। गुड इवनिंग पूनम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है भाई, 13 पढ़ो, आंसर देने की कोशिश करो, और आप बता दो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है भाई, सूर्य है, बिल्कुल है। इससे किरण आती हैं, बिल्कुल आती हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, हाँ जी पाया जाता है।
यहाँ पे अगर वायुमंडल है तो किरणें क्या होंगी, अपवर्तित होंगी, बिल्कुल होती हैं, अपवर्तित होगी। इसके कारण आभासी सूर्यास्त और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग कुछ टाइम होता होगा, यानी हमें जो सूर्य दिखाई देता है वो वास्तव में उस जगह पर होता नहीं है। उसे हम कैसा सूर्य कहते हैं, आभासी सूर्य कहते हैं। और जो वास्तव में उसकी दूसरी जगह होती है उसे वास्तविक जगह कहते हैं। जैसे मैं कहूं ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ये मैंने बोला ये पृथ्वी है और सूर्य आपका मान लीजिए इस कंडीशन पर है, ठीक है। वातावरण है हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है कि सूर्य की जब किरणें जाती हैं तो किरणें कहाँ जा रही हैं, सीधे जाएंगी, तो किरणें चली गई, चलिए सीधे गई, ये जाती हैं किरणें। फिर वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण ये किरण कहाँ हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। और जैसे ही नॉर्मल की ओर झुकती है तो इस व्यक्ति को सूर्य की जो स्थिति है वो यहाँ ना दिख के यहाँ दिखने लग जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये आभासी है जो दिख रहा है, और जहां से आई है वो वास्तविक है। जो सूर्य यहां दिखना चाहिए था वो इसे इस जगह दिखाई देता है। और ये जो टाइम होता है ना, वो हमेशा याद रखना, ये जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 2 मिनट बाद। तो सूर्य हमेशा हमें दिखता है कि 2 मिनट पहले हमें दिखाई दे जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ये किस वजह से, अपवर्तन के कारण होता है। और वास्तविक और आभासी सूर्य अस्त और सूर्य उदय हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, देखो पढ़ो। हमारे पास में कोई चालक है, बिल्कुल है, कोई भी चालक हो सकता है, कोई भी कंडक्टर होता है जिसमें करंट प्रवाहित हो, वो क्या हो सकती है, वो आपका तांबा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो चालक है उस पर 24 वोल्ट का विभव आरोपित किया जाता है। 24 वोल्ट का विभव है तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है, सीधी बात है। और आरोपित करने के बाद उसमें 96 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो आई कितना दिया गया भाई, आई हमें दिया गया है 96 मिली एम्पियर, ठीक है। अब आपसे मैं ये कहूं कि जो m है, मिली है, इसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, क्या होती है, 10⁻³ तो हम यहाँ पे I की वैल्यू को ये बताएंगे। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, क्योंकि प्रतिरोध पता करना है, तो B बराबर IR होता है। और आपको पता है B हमें दे रखा है, I हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R इक्वल B/I से। B की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है कितनी है, 24 है, जी बिल्कुल पता चल गया। I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू तो भाई 96 है, तो ये हो गया 96 इंटू 10⁻³ 24 से 96 को काटोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 टाइम नहीं 4 टाइम जाएगा। और 4 से जब 1 को काटोगे तो कितना जाएगा, 0.25 टाइम, ठीक है, 0.25। और 10⁻³ ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10⁻³। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 250। क्या आया, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। क्या कुछ नहीं, बी दिया है, आई दिया है, ओम का नियम कहता है बी बराबर आई आर, रजिस्टेंस यहां से निकाल लोगे, बी अपॉन आई से 24/96 इंटू 10⁻³ है। -3 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 हो जाएगा, आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है भाई, हमारे पास में फेरस सल्फेट है, बिल्कुल है। क्या होता है फेरस सल्फेट, तो जैसे ही ये मुझे दिखाई दिया तो मैंने क्या किया, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4, ठीक है। पूर्ण अपघटन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो पूर्ण अपघटन कब होगा, जब मैं फेरस सल्फेट को क्या करने लग जाऊं, गर्म करने लग जाऊं। और जैसे ही मैं इस फेरस सल्फेट को गर्म करता हूं तो मुझे यहां पे क्या दिखाई देता है कि ये होता है आपका Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 यहां पे हमारा निकलता है जो कि है आपका फेरिक ऑक्साइड, गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब मेरे पास कितने, देखो Fe2 है, बिल्कुल Fe यहाँ पे 2 हैं, O3 है तो मैंने यहां से O3 निकाला है। अब आप कहोगे O तो यहाँ पे 4 हैं, नहीं भाई, जैसे ही मैंने इसमें 2 लगाया तो O कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं।
मैंने यहाँ पे देखो 3 निकाल लिए, बचे कितने 5, और ये 5 जो है ना वो इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, SO2 और SO3 के रूप में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये अपघटन की क्रिया है जिसमें 3 अलग अलग उत्पाद हमें दिखते हैं। तो कौन कौन से, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या उत्पाद बना, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है अपघटन के बाद में, जैसे ही अपघटन करते हैं गर्म करने पर होता है। तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। और आज की क्लास में आपको एक ऐसी वीडियो लगी है तो आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो भी चल रहा है, ये ग्रुप डी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं 22 अगस्त, ये 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे, वो सारे एग्जाम को शिफ्ट वाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम लोगों के द्वारा इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, और इस प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट किया गया है। 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसी तरह से चलते 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 हम 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे कल का वीडियो आएगा, तब तक मैं आपको बता दूं कि आप जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। और आपके दिमाग में आएगा सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ भाई कहाँ मिलेगी, तो याद रखना पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, अगर नहीं है तो जाओ। जाने के बाद में सर्च करना क्या, यादविन स्मार्ट क्लासेस। सर्च करने पर आपको क्या करना है, जैसे आप वहां पहुंचोगे तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो कि आपको इस तरीके से मिलेगी, पहले लिंक के बाद में आपको ये पीडीएफ, डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फाइल्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक जगह पे दिख जाएंगी। ठीक है, चलिए बाकी का आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा एक साइंस स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। और इस साइंस स्पेशल बैच में हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पर केवल 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में क्या देने वाले हैं, लाइव क्लासेस। और लाइव क्लासेस होने के बाद वो रिकॉर्डिंग में भी रहेगी, बिल्कुल बात है। पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे जी, बिल्कुल कराएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होने वाली। थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी, इसके अलावा अपडेटेड कंटेंट और टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा ये जो बैच किया गया है लॉन्च, और ये बैच स्टार्ट भी हो चुका है, इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये स्टार्ट क्लासेस आपको कहाँ मिलने वाली हैं, एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप वहाँ पर रजिस्टर करके इस बैच को खरीद सकते हैं। जैसे ही आप इस बैच को खरीदोगे तो आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। आपको डेमो वीडियो देखने, तो आप डेमो वीडियो के लिए हमारे यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप सारे डेमो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और इस बैच को जरूर खरीदेगा। 99 रुपए में है, इससे सस्ता आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, सबसे सस्ता जरूर है लेकिन सबसे अच्छा भी जरूर है। तो जरूर इस बैच को खरीदेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।